on the Iran talks, sir? I think they're going okay. नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंकुर त्यागी जी। और आप ज़ाहिर तौर पर समझ गए होंगे, ये वर्ल्ड रैप का टाइम है। फटाफट आपको बताएंगे किस तरह की स्थितियां वॉर जोन में किस तरह की स्थितियां चल रही हैं, और आर्थिकी मोर्चे पर जो टैरिफ वॉर आप सुन रहे हैं उसको लेकर क्या चल रहा है। सबसे पहले बात तो ईरान और अमेरिका की जो चर्चा चल रही है, पहले उसे लेकर कर लेंगे। ज़ेलेंस्की बेचारे इतने द्रवित हो गए, इतने दुखी हो गए कि ट्रंप को कह रहे हैं कि पहले एक बार आके यूक्रेन देख तो लो किस तरह की स्थितियां हैं। कल भी एक बड़ा हमला हुआ, शुरुआत में जानकारी मिली कि 20 लोगों की जान गई है, बाद में वो आंकड़ा 30 से 34 तक पहुंच रहा है। उसको लेकर भी बातचीत होगी, और टैरिफ वॉर को लेकर जिस तरह की बातें आ रही हैं, इन सबको बहुत करीने से समझ लेते हैं। सबसे पहले सर, जो डील चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच, जो चर्चाओं के दौर चल रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि भाई पहले दौर की बातचीत तो बहुत ही बम्पर रही है, अलग अलग इसके खैर मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले इससे जुड़ा अपडेट। देखिए, जो पहले दौर की बातचीत हुई है वो काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि अगर पहले दौर में अगर कुछ दिक्कत होती तो दूसरे दौर की जो बातचीत है जो अब रोम में होगी वो ना होती। जैसा कि हम सबको मालूम है कि ओमान ईरान और अमेरिका के बीच में एक मध्यस्थ का भूमिका निभा रहा है, एक मीडिएटर बना है। तो पहले दौर की बातचीत में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं, जिससे इस बात की उम्मीद है, तवक्को है कि शायद रोम में जो दूसरे दौर की बातचीत होगी अमेरिका और ईरान के बीच, उसमें कुछ कंक्रीट निकल के आए। अब इसमें मामला जो मेरे सूत्रों के हिसाब से जो खबर है वो ये है कि सेकंड दौर की बातचीत से पहले ईरान, जो अपने मित्र देश है जिसमें रशिया है शामिल, चाइना है, तो सबसे पहले ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो रूस का दौरा करने जा रहे हैं, रूस से बातचीत करेंगे। और इस बात की उम्मीद है कि शायद रूस के साथ इस बात की बातचीत करेंगे कि क्या मुझे अब फाइनल मोहर लगा दूं मैं अमेरिका के साथ समझौते पे, या ना लगाऊं। क्योंकि जो दूसरे दौर की बातचीत होगी वो काफ़ी अहम है। अगर इस बातचीत में बात आगे बढ़ती है तो ठीक, वरना फिर अमेरिका और ईरान के बीच में जो लड़ाई की बात हो रही है, फिर वो लड़ाई वाला मामला शुरू हो जाएगा। तो लड़ाई वाला मामला भी शुरू हो सकता है। हाँ। मतलब क्योंकि अगर ये फाइनल बातचीत है, अगर सेकंड दौर की बातचीत जो अमेरिका ने कहा कि आप रोम में करो, अब ईरान ये भी कहता है कि वो रोम की बजाय जेनेवा में हो। फिर तीसरी बातचीत ये है कि ईरान के विदेश मंत्री आज ही रशिया जाएंगे, वहाँ बातचीत करेंगे कि भैया मुझे फाइनल वहाँ कुछ कंक्रीट देना है ईरान को। तो उससे पहले वो अपने जो मित्र देश हैं रशिया, उससे भी बात करेंगे। तो फाइनल मामला ये है कि रोम या जेनेवा जहाँ भी बातचीत हो, उससे पहले ईरान को अपना मन साफ करना पड़ेगा कि उसे किस दिशा में जाना है। उसे टू द पॉइंट रहना होगा कि भाई उसे किस जगह पे बढ़ना है। हाँ। एक आपने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई, कुछ दिनों पहले हमने इस पर डिस्कशन भी किया था। मेरा ख्याल है रूस और ईरान के बीच भी एक पैक्ट टाइप हुआ था, युद्धाभ्यास को लेकर वो हुआ है, एक दूसरे की ज़मीन इस्तेमाल ना कर देने को लेकर हुआ है। शायद ये वजह है कि रूस को ज़्यादा तवज्जो देता है ईरान, या कम से कम रूस पे उसे ज़्यादा भरोसा है। देखिए, जो ईरान की पूरी वेपनरी है उसमें 80% जो है वो रशिया से सामान आता है, साजो सामान। अब आप ये समझो कि जो ईरान ने बात कही थी कि उसके पास एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो S-400 है, S-300 है, तो वो S-300 जो है उसके पास वो रशिया का है, यानी कि वो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो उनके पास है। दूसरा, जितने भी प्लेन्स में जो एंटी रडार सिस्टम लगे हैं, जिसका दावा ईरान ने कहा भी था कि अगर अमेरिका उन पर अटैक करेगा तो उस अटैक को डिफाई करने के लिए, उस अटैक को नेस्त नाबूद करने के लिए ईरान के पास वो सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो किसी एक डेवलप कंट्री के पास होंगी। तो वो टेक्नोलॉजी ईरान ने कहीं ना कहीं रशिया की मदद से भी विकसित की है, जिसका वो दावा कर रहा है। तो ये पूरा ईरान और रशिया के बीच में काफ़ी, मतलब जो दोस्ती है वो कई दशकों पुरानी है। और देखिए, बाईपोलर वर्ल्ड है, ये नहीं मल्टीपोलर वर्ल्ड है अब तो, लेकिन जब बाईपोलर हुआ करता था तो ईरान और रशिया के बीच में जो ताल्लुकात थे वो काफ़ी मजबूत थे। क्योंकि आप याद कीजिए सोवियत इरा वाला दौर, जब यूएसएसआर के दौर की बात करें तो ईरान
नहीं, काफ़ी मदद की है रशिया की, और रशिया ने भी ईरान की मदद की है। तो अब जो सीरिया में बेस है, जो सीरिया में हवाई अड्डा है, जो सीरिया में ईरान ने जितनी भी लड़ाई लड़ी, हाँ। बशर अल असद के साथ दिया, वो रूस के बिना संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूस ने वहाँ एयर बेस बनाया हुआ था। हाँ। तो उस एयर बेस के जरिए ही ईरान को काफ़ी फ़ायदा मिला है। तो जहाँ तक दोनों मुल्कों के ताल्लुक़ की बात है, तो दोनों मुल्कों के बीच में, रूस और ईरान के बीच में काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। जी। अगला जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन, जैसे कि मैंने जिक्र भी किया था, यूक्रेन में किस तरह के हालात चल रहे हैं। यूक्रेन रशिया, कल भी एक बड़ा हमला किया गया, कई लोगों की जान चली गई है। और कल जब हमने चर्चा की थी, तब सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी कि रूस अब ऐसा लगता है कि अपनी शर्तों को लेकर, या वो किन चीज़ों पर युद्ध विराम करेगा, और जो 4 से 5 जगह है मेरा ख्याल है कि लगभग 4 राज्य कब्जा हैं, क्लेम 4, करता है। हाँ। इसमें जापोरिजिया है, खैरसान है, तो वो लौटाने का मूड भी उसका नहीं दिखता। अब रशिया, यूक्रेन, और इसमें एक एंगल हम ट्रंप का भी अगर डाल लें, क्या कुछ वहाँ पर हलचल मची हुई है? देखिए, हालात वहाँ पे इतने अच्छे नहीं है जितना गुडी गुडी पिक्चर हम सोच रहे थे। कल भी अटैक हुआ, परसों एक भारतीय दवाई कंपनी थी, उसके गोदाम पे अटैक हुआ, जो रूस ने किया यूक्रेन में। और कल भी रूस ने सुमी, एक जगह है, वहाँ पे अटैक किया, जिसमें 34 लोग मारे गए और करीब 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि बाद में रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से एक बयान आया कि हमारा मकसद सिविलियन कैजुअल्टी नहीं था, हम आम लोगों को नहीं मारना चाहते थे, ये अटैक हो गया गलती से, बट वी आर टारगेटिंग द एक्चुअल फैसिलिटीज़ विच आर द पार्ट ऑफ यूक्रेन गवर्नमेंट। लेकिन जब लड़ाई होती है तो उसमें देखा नहीं जाता कि कौन मर रहा है। तो जो 34 लोग कल मरे हैं, संख्या बढ़ सकती है, 50 से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि 100 लोग घायल भी हैं। तो अब आप ये समझिए कि जो एक के बाद रोज़ अटैक हो रहे हैं, कल भी अटैक हुआ, परसों एक इंडियन दवाई कंपनी थी, उसका गोदाम था यूक्रेन में, उस पर अटैक हुआ। तो ये लगातार अटैक बढ़ते जा रहे हैं, जो इस बात का संकेत कतई नहीं है कि यूक्रेन और रूस के बीच में कोई बातचीत होने वाली है, या जो दोहा में बातचीत हुई थी उसका कोई, या माफ़ कीजिए, जो सऊदी अरब में जो बातचीत हुई थी उसका कोई असर भी होगा। तो सऊदी अरब की जो 2 दौर की बातचीत हुई थी उसका कोई असर नहीं हुआ। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि भाई हमें इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए। हालांकि कुछ कंट्रीज़ ने, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इन लोगों ने इसकी मजम्मत भी की है, इसको तनकीद भी किया है कि भाई ये जो अटैक्स हैं बंद होने चाहिए। बट द पॉइंट इस समय यही है कि लड़ाई जारी है, लोग मर रहे हैं, और ख़ास तौर पे सिविलियन मर रहे हैं। तो हालात अभी बुरे हैं। हालात बुरे हैं, और ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्दी इसमें हमें कोई गुड न्यूज़ वहाँ से सुनाई देगी। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण मसला है वो है टैरिफ वॉर का लेकर। टैरिफ वॉर को लेकर अभी हालांकि 2-3 दिनों से ये हेडलाइन से थोड़ा गायब सा रहा है, मतलब जब तक इनकी तू मैं चलती रही कि हम इतना लगा देंगे, हम उतना लगा देंगे। हाल फिलहाल टैरिफ वॉर को लेकर अर्थशास्त्र के मोर्चे पर क्या है जानकारियाँ? देखिए, अभी टैरिफ वॉर जो था 90 डेज़ का पॉज लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को आगे लेके जाना चाहते हैं। अब उनका कहना है ये कि जो चिप जो इलेक्ट्रॉनिक चिप हैं, जो यूज़ होते हैं आपके AI के सॉफ्टवेयर में, या आपके बहुत इस्तेमाल है मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, गैजेट्स में, जहाँ जहाँ चिप यूज़ होते हैं, अब उन पे भी टैरिफ लगाएंगे, सेमीकंडक्टर पर लगाएंगे। तो उन्होंने साफ वाजे कर दिया है कि जो मैं टैरिफ वॉर की जो है, कभी ये ऑफ कभी इन, कभी ऑफ कभी ऑन, तो ये ऐसे चलता रहेगा। और उन्होंने इसमें ये भी शामिल किया है कि फार्मा पे भी मैं लगाऊंगा। तो जो फार्मा, इवन इंडिया इज़ ए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू द US, भारत में सबसे ज़्यादा जो फार्मा की दवाई हैं, जेनरिक दवाई, तो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये टैरिफ वॉर अभी ऐसे ही चलेगा। जहाँ तक बाज़ार के जानकारों का कहना है कि US में की जो मार्केट है उसमें अभी उथल पुथल बनी रहेगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ट्रंप ने जो 90 दिन का पॉज लिया है, 90 दिन बाद वो क्या करेंगे किसी को नहीं पता। 90 दिन से पहले वो कुछ कर दें तो नहीं पता, फिर सेमीकंडक्टर आ जाएं, चिप आ जाएं, फार्मा आ जाए, वो नहीं पता। तो जो वॉलेटिलिटी है, इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू अनदर 6 और 8 मंथ। 6-8 महीने के बाद ही पता चलेगा कि भैया बाज़ार में क्या हालात हैं। और यही वजह है कि
निफ्टी की अगर हम बात करें, जो भारतीय बाजार है, या सेंसेक्स की बात करें, वो भी ऐसा ही है। वो एक दिन बढ़ता है 1.5% और अगले 2 दिन जो है 2.5% गिर जाता है, फिर वो 1.5% बढ़ता है, कोई अच्छी गुड न्यूज़ आती है, फिर बढ़ता है। तो कुल मिला के अभी वो टैरिफ वाले जो मसला है वो अभी ऐसे ही चलने की उम्मीद है। वो वेट एंड वॉच जैसा रहेगा। तो ये आज का रैप अप था और सर ने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। जब हम इस बात का जिक्र करते हैं, आप किरण मजूमदार शॉ को जानते होंगे, बायोकॉन को लीड करती हैं, बड़ी संघर्ष की उनकी दास्तान एक अलग मिसाल है। उनका सारा जो ब्रेड एंड बटर आता है उस कंपनी का, जो कैंसर की दवाइयों में बायोकॉन का एक नाम है, वो सारा ब्रेड एंड बटर उनका अमेरिका से आता है। यही वजह है कि फार्मा बायोकॉन के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं। इवन मैं बताऊं कि जो दुनिया भर में, जो आपने देखा होगा कि जो दवाइयों में जिसको सफ़ेद जो चूर्ण यूज़ करते हैं, जिसमें मिक्स होती हैं, उसको एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो वो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर चाइना है। तो चाइना के बाद इंडिया इज़ ए लार्जेस्ट एपीआई मैन्युफैक्चर, और इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, बाकी दुनिया को भी। तो अगर जेनेरिक कंपनीज की बात करें तो सन फार्मा का बिजनेस वहीं से आता है, ग्लेन मार्क, ऑरबिंदो और डिवीज़ लैब, बाकी कंपनियां काफ़ी अपना मटेरियल और मॉलिक्यूल सप्लाई करती हैं। तो अगर जेनेरिक दवाइयों पे अगर टैरिफ लगाएंगे ट्रम्प, तो भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। जी जी। चलिए, एक मेडिसिन का और मामला हमने और इसमें डिटेल में ले लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ भी आपको अच्छा लगे, आप बताना चाहें, सजेस्ट करना चाहें, कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।